जूलॉजी पार्ट 2 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 4 प्रश्न दो रिकॉम्बिनेंट डीएनए से आप क्या समझते हैं, इसकी निर्माण विधि को समझाएं। आप हमसे शादी करना नहीं चाहते, किसी और से हमारी शादी होने नहीं देंगे, हम क्या करें? पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई। ये उत्तर डीएनए रिकॉम्बिनेंट तकनीक। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यह जेनेटिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत आता है, जिसमें किसी जीन को कोशिका से अलग करके उसमें उपस्थित न्यूक्लियोटाइड के क्रम की जानकारी प्राप्त करते हैं तथा फिर कृत्रिम रूप से न्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण करके उसी क्रम में व्यवस्थित करके कृत्रिम डीएनए के अणु का निर्माण करते हैं। वह क्रिया जिसके अंतर्गत किसी मनचाहे डीएनए का कृत्रिम रूप से निर्माण करते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेंट तकनीक कहलाती है। सभी जीवधारियों में डीएनए मुख्य जेनेटिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। स्मिथ तथा नाथन 1970 ने एक नए वर्ग के एंजाइम की खोज की जिसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कहते हैं। यह एंजाइम एक रासायनिक कैंची के रूप में कार्य करती है तथा डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। इस तरह के दो विभिन्न डीएनए के टुकड़ों को संयोजित करने से जो डीएनए बनता है उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं तथा इस तरह का डीएनए बनाने के लिए जो विधि प्रयुक्त होती है उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रमुख साधन माना जाता है। याद रखिएगा, 1.5 साल की लगन के साथ पढ़ाई आपको पूरी दुनिया से 5 साल आगे रख देती है। केवल 1.5 साल की पढ़ाई और 5 साल आगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए आरडीएनए वास्तव में एक भिन्न जीव समुदाय के डीएनए तथा एक कैरियर डीएनए के परस्पर कोवैलेंट लिंकेज के द्वारा निर्मित होता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के निर्माण में ये एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनको निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक प्रथम श्रेणी के एंजाइम क्लास फर्स्ट एंजाइम्स। ये एंजाइम यद्यपि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानते हैं किंतु ये उन्हें विशिष्ट स्थानों पर काटने में सक्षम नहीं होते। इस श्रेणी के एंजाइम आरडीएनए के निर्माण में अधिक उपयोगी नहीं होते। शिक्षा की ताकत समझते हो? कितना बोलना है ये नहीं मायने रखता है, क्या बोलना है ये मायने। दो द्वितीय श्रेणी के एंजाइम्स क्लास सेकंड एंजाइम्स। ये एंजाइम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानने के साथ साथ डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर विभक्त करने की क्षमता रखते हैं, अतः ये आरडीएनए के निर्माण के लिए बहुत महत्व के हैं। इस श्रेणी के लगभग 80 एंजाइम्स के बारे में जानकारी है। तृतीय श्रेणी के एंजाइम्स क्लास थर्ड एंजाइम्स। ये एंजाइम्स डीएनए को एक निश्चित लंबाई के टुकड़ों में विभक्त कर सकते हैं किंतु इनका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस निश्चित नहीं होता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेसेस अधिकांश बैक्टीरिया में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं जो फॉरेन डीएनए से इनकी रक्षा करते हैं। जब कोई फॉरेन डीएनए बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है तब ये एंजाइम उसे पहचान कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं और बैक्टीरिया नष्ट होने से बच जाता है। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। वाहक या वेक्टर। आरडीएनए के निर्माण के लिए एक वाहक की आवश्यकता होती है ताकि पृथक्करण के बाद फॉरेन डीएनए को उससे जोड़कर होस्ट सेल में स्थानांतरित किया जा सके। इस कार्य के लिए प्लाज्मिड्स या लैम्डा बैक्टीरियोफेज का प्रयोग किया जाता है। प्लाज्मिड्स सूक्ष्म और गोलाकार डुप्लेक्स डीएनए के अणु होते हैं जो अधिकांश बैक्टीरिया में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। इनमें बैक्टीरिया के क्रोमोसोमल डीएनए से पृथक रूप से स्वतंत्रता पूर्वक रिप्लिकेशन करने की क्षमता होती है। आरडीएनए के निर्माण के लिए वेक्टर में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। एक वेक्टर के डीएनए में किसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेस द्वारा विशेष स्थान पर विभक्त होने की क्षमता होनी चाहिए। बी वेक्टर डीएनए में फॉरेन डीएनए को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। सी वेक्टर में अवांछित फॉरेन डीएनए को अस्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। किसी चीज को साइड करना बहादुरी नहीं, उसे बता के कि तुमको साइड कर रहे हैं, साइड करना ये बहादुरी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण सबसे पहले बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को जिसे कैरियर या वाहक के रूप में प्रयोग करते हैं अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन विधि द्वारा अलग करते हैं। इसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस की सहायता से इसे एक विशिष्ट स्थान पर विभक्त करते हैं। इसी प्रकार यूकेरियोटिक डीएनए फॉरेन डीएनए को भी उसी एंजाइम की सहायता से विभक्त करके उसका एक विशेष टुकड़ा अलग कर लेते हैं। उपरयुक्त दोनों क्रियाओं में एक ही एंजाइम के प्रयोग से डीएनए के विशिष्ट खंड में के दोनों सिरे प्लाज्मिड के सिरों से संबंधित होने योग्य बन जाते हैं। ऐसे सिरों को चिपचिपे सिरे या स्टिकी एंड्स कहते हैं। इसके बाद दोनों डीएनए प्लाज्मिड और फॉरेन डीएनए को कृत्रिम माध्यम में परस्पर सामंजस्य एनियल करने के लिए रखते हैं। यदि किसी कारण से नहीं मिलते तब टर्मिनल ट्रांसफरेज की सहायता से उनमें अन्य
आवश्यक न्यूक्लियोटाइड जोड़कर समंजन योग्य बनाया जाता है। इसके बाद डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से दोनों टुकड़ों को परस्पर कोवेलेंटली लिंक कर दिया जाता है, जिससे एक नए डीएनए या आरडीएनए का निर्माण हो जाता है। कि भाई देखो, तुम करियर के बीच में आओगे तो हम डिस्टर्ब कर देंगे, ये लक्ष्मण रेखा इसको क्रॉस मत करना वरना तुम्हारी लंका लगा देंगे। आरडीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन। जब किसी स्वतंत्र डीएनए को बैक्टीरियल सेल्स में स्थानांतरित किया जाता है तब इस क्रिया को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, तथा यदि स्थानांतरण किसी वायरस की सहायता से संपन्न कराया जाता है तो इसे ट्रांसडक्शन कहते हैं। आरडीएनए के निर्माण के बाद उसे वृद्धि एवं रेप्लिकेशन के लिए किसी क्लोनिंग जीव, साधारणतः इकोलाई बैक्टीरिया में स्थानांतरित किया जाता है। इकोलाई बैक्टीरिया की कोशिका को आरडीएनए के प्रवेश हेतु तत्पर करने के लिए उसे कुछ समय के लिए कैल्शियम के घोल में रखा जाता है। Hey, y'all, come look at this. ऐसी कोशिका जो आरडीएनए को स्वीकार कर लेती है ट्रांसफॉर्म्ड सेल कहलाती है। इस सेल को वृद्धि एवं प्रजनन के लिए उचित कल्चर माध्यम में रखते हैं। यह कोशिका लैंगिक विधि द्वारा प्रजनन करके निर्धारित असंगत जीन इम्प्लांटेड फॉरेन जीन युक्त अनेक कोशिकाएं बना देती हैं तथा इनमें उपस्थित आरडीएनए बैक्टीरिया की प्रोटीन के अतिरिक्त उन विशिष्ट प्रोटीन का संश्लेषण करती है जो कि इम्प्लांटेड फॉरेन जीन द्वारा निर्देशित होती है।